हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करके और जुड़ेंगे और शुरुआत करेंगे हम क्लास की। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो क्लास चलती थी मंडे टू फ्राइडे चलती थी, सैटरडे संडे ऑफ रहता था। काफ़ी लोगों को यही पता है कि सैटरडे क्लास नहीं होती है, लेकिन अब से चूंकि आप सभी लोगों के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं या बहुत सारे लोगों के हो भी चुके हैं, तो अब सभी लोग जिनके एग्जाम खत्म हो चुके हैं वो फोकस कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल पर। और जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि 10 तारीख तक आपके नोटिस आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ यूपी कांस्टेबल को लेकर, है ना। तो हम क्लास सैटरडे में भी अब लोग रखेंगे, अब सैटरडे में भी रखेंगे और हम केवल और केवल संडे की छुट्टी रखेंगे, तो मंडे टू सैटरडे, ताकि आपका रिदम भी ना टूटे और जो लोग अब सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं उनकी पढ़ाई में भी कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो एक बार अब मैं आपको बताना चाहूँ कि सैटरडे भी क्लास होगी, तो जो आपके भाई बंधु, आपके रिलेटिव्स, आपके जानने वाले क्लास करते हैं, एक बार उनको सभी लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि सैटरडे भी अब क्लास होगी। ठीक है, बाकी तो देख ही लेंगे क्योंकि ऑन लाइव वीडियो के बाद ये वीडियो यूट्यूब पर तो रहेगी। और प्लेलिस्ट भी क्रिएट हो चुकी है या पहले ही हो गई थी, तो जिन लोगों को नहीं पता कि प्लेलिस्ट भी है तो उन लोगों को मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी कांस्टेबल मैथ्स बाय दीपक सर। तो वहां पे आप देख सकते हैं। एक दो स्टूडेंट ने कमेंट किया था कमेंट बॉक्स में कि सर प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, तो आप चैनल को ओपन करेंगे, ऊपर छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं, पहला होम का, फिर वीडियो का, फिर प्लेलिस्ट का, फिर कम्युनिटी का, है ना। तो प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, वहां सारी प्लेलिस्ट आ जाती है। प्लेलिस्ट का मतलब कि एक फोल्डर जिसमें उस सब्जेक्ट की सारी वीडियो पड़ी होती है उसको प्लेलिस्ट बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को। सुरेश, पवन, परमानंद, रमन, कुणाल, पे, दीपाली, अतुल, श्वेता, पवन, सरफराज, उदित, पन्ना, अभय, गोपाल, सूरज, अनिष्का, ईडी, क्रेजी, ललित, सचिन, रोहित, राम, राहुल, कुलदीप, पवन, देव, 9999, राहुल एल, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, गुज्जर, अब स्पीड हो गए भाई कमेंट तुम्हारे, है ना। कमेंट अब बढ़ गए हैं, स्पीड हो गए। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जिसके मैं नाम ले पाया हूँ उनको भी, जिसको नहीं ले पाया हूँ उनको भी गुड मॉर्निंग है। तो आपकी प्रॉफिट लॉस लाभ हानि की ये दूसरी क्लास है, और ये दूसरी क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे तरीके के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, कैसे उन सवालों को हम करते हैं। ठीक है, तो बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका परसेंटेज का है। मैंने आपसे कहा कि परसेंटेज आपका बेस होगा, उस परसेंटेज से हम परसेंटेज को तो खत्म कर ही रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस को भी खत्म कर रहे होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को भी खत्म कर रहे होंगे, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को भी हम खत्म कर रहे होंगे। तो ये 4-5 चैप्टर केवल और केवल जो परसेंटेज में हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पे यानी कि रेशियो मेथड पे ये सब खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप रेशियो मेथड सीख गए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। या फिर जो स्टूडेंट ने परसेंटेज क्लास नहीं की है, परसेंटेज की पहली क्लास जरूर कर लेना, है ना। पहली क्लास जो परसेंटेज की पहली क्लास है वो जरूर कर लेना, क्योंकि वही क्लास है जो आपके CISI तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा स्लो कराइएगा, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तरुण भाई। देखो, अगर लाइव क्लास में हम लोग लिखने वाली स्पीड करेंगे ना कि लिखिए, तो फिर लाइव क्लास का फायदा क्या ना ऑनलाइन का। भाई ऑनलाइन स्टडी का तो मतलब ऑफलाइन में हम लोग पढ़ते थे, टीचर ने क्वेश्चन बोला, स्टूडेंट ने लिखा, फिर उसका सॉल्यूशन किया, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस था। अब क्या ऑनलाइन में क्या है कि आप अभी लिखिए मत सवाल को, आप अभी रफ कॉपी लेकर बैठिए, है ना। रफ कॉपी लेकर बैठिए, सामने आपको क्वेश्चन दिखेगा, भाई मेरा भी टाइम बचा आपका भी टाइम बचा, रफ कॉपी लेकर बैठिएगा और वहां से बस क्वेश्चन को पढ़िए और उसको सॉल्यूशन कीजिए। जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस को लिख लेना, यही तो सबसे अच्छा है। अब मैं अगर आपको टाइम दूं लिखने का, सवाल लिखने का या क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखने का, तो फिर तो एक सवाल एक क्लास में 4 से 5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे ना। तो आप थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम में समझिए, और आप समझदार, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप फिलहाल बिल्कुल रफ कॉपी लेकर बैठिए और क्वेश्चन देखकर उसको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर जब क्लास खत्म हो जाए तब आप क्लास नोट्स बनाना। इससे होगा क्या भाई, देखो आदमी का दिमाग ना, बोलते हैं कि एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अगर आप लिख रहे हो ना, तो ये मान लो कि लिखने का 10% ही आपके दिमाग में जा रहा है। याद रखना, ये 10% ही। अगर आप 100% सामने से देखकर लिख रहे हो ना, और आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरी क्लास हो रही है, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ नहीं रहे हो आप लिख रहे हो। केवल और केवल 10% ही आपके दिमाग में जा पा रहा है। लेकिन अगर आप लिखने पे ध्यान हटा दो, रफ कॉपी लेकर बैठो,
तो आप 90% अपने दिमाग में ले जा पाओगे। जब आप दिमाग में सेट हो जाए चीजें, अगले आधे घंटे में क्लास के बाद उसको कॉपी में लिख लेना, क्या दिक्कत है। चलिए अब मैं सवाल की तरफ चलता हूं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा, और ये सवाल बहुत देखने को आपको मिलता होगा। एक बार सवाल को पढ़ेंगे, है ना, एक बार सवाल को पढ़ेंगे बड़े आराम से, फिर मैं बताऊंगा इस सवाल को, इस सवाल में क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या है कि 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। भाई सबसे पहले अगर मैं कल का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराऊं, तो प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, ये किस पर निकाले जाते हैं, यानी कि लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, क्या मुझे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए ना। कॉस्ट प्राइस अगर मुझे पता है और लाभ पता है कितने रुपए का लाभ, तो मैं लाभ प्रतिशत बड़े आराम से निकाल सकता हूं। यानी कि लाभ या हानि प्रतिशत किसके ऊपर निकाले जाते हैं, विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में वो निकाले जाते हैं। तो यहां पर मुझे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उसने कहा कि जब वो 50 रुपए में किसी वस्तु को बेच दे तो उसे जो प्रतिशत हानि होगी वो उतने ही लाभ प्रतिशत के बराबर होगी जितनी उसे जब वह 70 रुपए में बेचेगा। यानी कि इस सवाल को उसने एक पहेली बना दिया, इस सवाल को उसने एक पहेली बना दिया कि किसी वस्तु को आप 50 में बेचो, आपको हानि प्रतिशत हो गई, आप उसको 70 रुपए में बेचो, आपको लाभ प्रतिशत हो गया। तो जो हानि प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है आपको कि उसने, मैंने मान लिया इस केस में, मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। मुझे पता नहीं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या है, तो मैंने सीपी मान लिया। अब सवाल कह रहा है कि पहले तो उसने उसे 50 रुपए में बेचा, ठीक है, तो उसे क्या हुई, उसे हानि हुई। फिर उसने उसे 70 रुपए में बेचा, तो उसे क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। तो भाई एक बात मुझे आप बताएंगे कि जब उसे हानि हुई होगी, हानि का मतलब क्या होता है कि किसी क्रय मूल्य से कम में बेचना, जो पैसे में आप वस्तु को खरीद कर लेकर आए उससे कम में बेचने पर ही तो हानि होगी। तो अगर मैं हानि प्रतिशत निकालना चाहूं तो मुझे सीपी -50 करना पड़ेगा, यानी कि इतने रुपए में मैं खरीद कर लाया था, 50 रुपए में मैंने बेच दिया, तो मुझे हानि होगी। कितनी हानि होगी, कितने में खरीद कर लाया था उसमें से घटा दूं मैं कितने में मैंने बेच दिया, बटे सीपी, क्योंकि ये हमेशा क्रिया पर ही निकाली जाती है हानि प्रतिशत, और गुणा 100। अगर मैं लाभ प्रतिशत निकालूं तो मुझे 70 में से सीपी घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 70 ना ये क्रिया से ज्यादा है, क्रिया से ज्यादा है तभी तो लाभ होगा, और प्रतिशत निकालने के लिए बटे सीपी गुणा 100। तो जो ये हानि प्रतिशत है ये लाभ प्रतिशत के बराबर है सवाल के हिसाब से, तो मैंने बराबर कर दिया। तो यहां 100 से तो 100 खत्म हो गया, सीपी से सीपी खत्म हो गया, क्योंकि ये भी बटे में है ये भी बटे में है। बचा क्या, सीपी माइनस के 50 बराबर 70 माइनस सीपी। ये सीपी इधर आ जाएगा, माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 2 सीपी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7 और 5 12, 120 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 120 बटे 2 यानी कि 60 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 120 रुपया। अब उसने कहा कि वस्तु पर या तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताओ, कोई एक बता दो, क्योंकि भैया आपकी दोनों सेम ही है। अब सीपी का मान आपने 60 निकाल लिया, यानी कि कोई चीज आप 60 रुपए में खरीद कर लाए थे, आपने 70 में बेची तो लाभ हो गया। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10 रुपए का लाभ हो गया। और लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, तो 10 बटे 60 गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 1 बटे 6 मैंने आपको प्रतिशत में बताया था, सीधा सीधा 16 सही 2 बटे 3% का उसको लाभ हो जाएगा, या 16 सही 2 बटे 3% की हानि भी आप बोल सकते हो। 16 सही 2 बटे 3% की हानि भी आप बोल सकते हो। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आपको ये बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये 60 रुपया क्रय मूल्य बिना इतनी बड़ी कैलकुलेशन के भी निकाल सकते थे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बिना भी आप 60 रुपए क्रय मूल्य निकाल सकते थे, लेकिन ये बेसिक मेथड बताना जरूरी था कि वो आया कैसे।
ठीक है, तो बेसिक मेथड आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं, तो आप शॉर्ट मेथड भी याद कर सकते हो कि जब भी सवाल आपके पास आए, जब भी सवाल आपके पास क्या आए कि वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है, वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है वही लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर हुआ है, यानी कि जो लाभ होगा वो हानि के बराबर है। जब भी ये कंडीशन आ जाए कि लाभ हानि के बराबर है, तो पता है क्या करेंगे, आपका जो किरीय मूल्य होगा ना, वो किरीय मूल्य हो जाएगा पहला विक्रय मूल्य 50 रुपया प्लस दूसरा विक्रय मूल्य 70 रुपया और बटे 2, कितना आ गया 120 बटे 2, यानी कि किरीय मूल्य कितना आ गया 60 रुपया। देखो कितनी जल्दी आपने निकाल लिया। दोनों को जोड़ो, 50 और 70 को बटे 2 कर दो, आपका किरीय मूल्य 60 रुपया। जो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन 100 से 100 काटा था, किरीय मूल्य से किरीय मूल्य काटा था, तब 60 आया था, वो 60 डायरेक्ट आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या 60 रुपए में चीज खरीद के 50 में बेच दी तो हानि हो गई, 60 में खरीद के 70 में बेच दी तो लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा, ये होगा भैया 10 बटे 60 और गुणा 100, क्योंकि 10 मैंने कहां से आया, 60 में खरीद के 50 में बेच दो तब भी 10 रुपए की हानि होगी, 60 में खरीद के 70 में बेच दो तब भी उसे 10 रुपए का लाभ होगा। तो कितना आ गया, ये आ गया 16 सही 2/3% की हानि बोल दो या लाभ बोल दो। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल की तरफ आ जाइए, बताएंगे इसका उत्तर सभी लोग सोच के। मैं बता रहा हूं बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है। अपने आप को कंपटीशन में लाओ भाई, यहां पर लोग देख रहे हैं 750 लोग देख रहे हैं क्लास को, अपने आप को कंपटीशन में लेकर आओ कि इनसे पहले मुझे आंसर देना है, इन 750 से पहले मुझे आंसर देना है। ऐसा कंपटीशन अपने अंदर क्रिएट करोगे ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दिमाग का भी, हाथ ऐसे कांपेंगे अगर जल्दी आंसर आए, जल्दी आंसर आए। जब भी आपका सवाल का आंसर करते टाइम आपका हाथ कांपने लगे ना, स्पीड को लेकर कि इनसे पहले आंसर दे दूं मैं, हाथ कांप रहा है, तो ये मान लेना आपका हाथ आपके दिमाग से कनेक्ट होना चाह रहा है। सवाल की स्पीड करते टाइम आपका हाथ जब ऐसे होने लगे ना, तो मान लेना आपका हाथ आपके दिमाग से कनेक्ट हो रहा है, और ये आदत अगर आपको पड़ गई तो बहुत जल्दी आपका हाथ टाइट हो जाएगा और आप आंसर निकालने लग जाओगे। बस आप कंपटीशन में लेकर आओ अपने आप को। चलिए बताएंगे जल्दी से क्या है, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ हो गया। ओके, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करो। बस सोचो और जल्दी से मुझे बताओ। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दो भाई, जितने लोग लाइव चल रहे हो एटलीस्ट उतने लाइक मुझे चाहिए। देखो मैं बताता हूं, संदीप यादव जी को ब्लॉक करिए। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, यानी कि जब मैंने वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया, वस्तु का सेलिंग प्राइस मैंने डबल कर दिया, तो हुआ क्या कि जो आरंभिक प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ हो गया। यानी कि शुरुआत में उस वस्तु पर मुझे लॉस हो रहा था, मुझे हानि हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने सेलिंग प्राइस को डबल किया तो वो लाभ में बदल गई। समझ रहे हो? तो जब उसे हानि हुई, जब उसे हानि हुई तो हानि का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से मैं सेलिंग प्राइस घटा देता हूं। यानी कि कितने रुपए में आप वस्तु को खरीद कर लाए, उसमें से आपने सेलिंग प्राइस को घटा दिया, उसमें से आपने सेलिंग प्राइस को घटा दिया, ये तो उसकी हानि हो गई। लेकिन उसने कहा जैसे ही आपने सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य को डबल किया तो चीजें लाभ में बदल गई। तो लाभ का मतलब क्या होता है, आप जब विक्रय में से क्रय को घटाते हो। देखो ये तो लाभ हो गया, ये तो लाभ हो गया और ये हानि थी। अब मैं आपको सवाल को फिर से समझाता हूं। सवाल ने कहा कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ में जो प्रतिशत हानि हो रही थी वो प्रतिशत लाभ में बदल गई। आरंभ में हानि कितनी हो रही थी, आरंभ में हानि हो रही थी क्रय में से आपने विक्रय को घटाया, लेकिन आपने अगर विक्रय मूल्य को डबल कर दिया, जो एसपी पहले था इसको आपने 2SP कर दिया, डबल कर दिया, तो आपको लाभ हो गया। लाभ यानी कि आप जब जितने रुपए में आपने चीज को बेचा उसमें से आप खरीदने वाले मूल्य को घटा देते हो तो लाभ हो जाता है ना, अगर वो ज्यादा है तो।
अगर वो क्रय मूल्य से ज्यादा है तो आपको लाभ होगा, और अगर क्रय खरीदने वाले मूल्य से कम है, बेचने वाला मूल्य, तो हानि होगी। तो ये तो थी हानि और ये हो गया लाभ। अब यहां से एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लो। ये इधर आ जाएगा माइनस का, ये 2cp बचेगा, ये उधर चला जाएगा, ये 3sp हो जाएगा। तो आपको सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 रुपया और ये आ जाएगा 2। मेरे भाई एक बात मुझे आप बताओ, कोई वस्तु 3 रुपए में खरीद कर, कोई वस्तु 3 रुपए में खरीद कर, कोई वस्तु 3 रुपए में खरीद कर 2 रुपए में बेच दी गई तो हानि होगी। कितने रुपए की? 1 रुपए की बटे 3 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। भाई ये जो असामाजिक तत्व है ना, असामाजिक जो तत्व है कि ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद, पार्टी के बेटा यहां पर झंडे कंधे पे लटके होंगे और प्रचार करने में निकल जाओगे। तुम्हारे जैसे गुर्गों की तो जरूरत होती है ऐसी पार्टियों में, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं पूरे एक, मतलब जब 5 साल के अंत आते तो जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। 5 साल तुम्हें वो जिंदाबाद वाले याद करते हैं? नहीं करते ना। तो जिंदगी में कुछ अपना मोटिव बनाओ यार, सबऑर्डिनेट बन के क्यों रहते हो? मतलब तुम किसी की ऐसे जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए पैदा हुए हो? हैं? किसी के जिंदाबाद अब सोचो, अपने अपने बारे में थोड़ा सोचो यार। अपनी एक मैं बताऊं सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, एक आत्मसम्मान के बारे में सोचो यार। तुम इस धरती पे जिंदाबाद जिंदाबाद करने आए हो? हैं? इतनी मतलब भगवान ने इतने, मतलब तुम्हारे माँ बाप ने इतनी शिद्दत से तुम्हें पैदा किया कि यार ये बंदा हमारा नाम करेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद करके। ऐसी बात है यार, हद हो गई। चलिए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ यार हद हो गई बिल्कुल। वो जिंदाबाद और ये जिंदा, अबे जो जीतेगा जीत लेगा भैया, कोई किसी का भला नहीं कर रहा है। तुम्हारा भला होना चाहिए, तुम्हारा भला जहां से हो रहा है वहां से अपना भला करो। किसी के जिंदाबाद होने से और किसी के जीतने से तुम्हारा अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो बेकार का है वो जिंदाबाद। फिर अपने देश का जिंदाबाद करो अगर करना है तो यार। जहां से तुम खा रहे हो, जहां पर तुम रह रहे हो, जिस जहां से तुम्हें संरक्षण मिल रहा है उसका जिंदाबाद बोलो ना, कि भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये बोलो। वो जिंदाबाद, ये नेता जिंदाबाद, वो नेता जिंदाबाद। नेता के जो गार्ड होते हैं ना बेटा, घर में भी एंट्री नहीं करने देंगे जीतने के बाद में। जिंदाबाद तो बहुत दूर की बात है। कि गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय, गलत बाट का उपयोग करने पर एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में वृद्धि कितनी होगी? यानी कि गलत बाट का प्रयोग करके वो जब चीजें खरीदने गया तो 10% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये लोगो हटाना आता है तो ये साइड में जो कोने पे है ऊपर वाला, हाँ चलिए। भाई मुझे एक बात बताओ कि जब वो दुकानदार खरीदने गया तो उसे 10% का लाभ हुआ, जब वो बेचने गया तब भी 10% का लाभ हुआ, तो ऐसे सवालों को करते हैं रेशियो मेथड से। मैंने आपसे कहा मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, a+b+ab/100 आप लगा सकते हो, लेकिन नहीं, रेशियो मेथड जिंदाबाद, रेशियो मेथड जिंदाबाद। यहां पर कैसे कि जब वो 10% का लाभ, दोनों केस में उसे 10% का लाभ हो रहा है ना, खरीदते समय भी 10% का लाभ और बेचते समय भी 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ उसको 2 बार होगा। 10% का लाभ उसको कितनी बार? 2 बार 10% का लाभ होगा। 10% का जो भिन्न होता है वो होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। तो पहली बार जब 10 रुपए पर 1 का लाभ कमाया तो कितने में बेचा होगा? 11 में। 10 का लाभ यानी कि 10 की चीज को 11 में बेचा होगा। दूसरी बार भी 10% का लाभ है तो 10 से 11 कर दो, तो यहां पे भैया 10 धम 100 और 11 गारियम 121, यानी कि 100 रुपए की चीज पर 121 रुपए में बेचने पर कितने का उसे लाभ हो गया? कितने का लाभ हो गया? उसे लाभ हो गया 21 रुपए का। और कितने पर होता है लाभ? क्रय मूल्य पर। 21/100 गुणा 100, ये कितना आ गया? 21% का लाभ हो गया उसे। ठीक है, अब ये आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। एक फॉर्मूला बहुत फेमस है, a+b+a×b/100। ठीक है, आप इसमें रखिए 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, 21% यहां से भी आने वाला है।
21% यहां से भी आने वाला है। अब मैं आपको बता दूं क्या कि ये सवाल का ना 21% आंसर गलत है। इस सवाल का 21% आंसर गलत है। सर गुरुजी आईफोन हमें दे दो अपना। ले ले भाई, तू ले ले, आके ले ले, ले जा और पढ़ ले। कोई फायदा नहीं है आईफोन का, ना तो कोई एप्लीकेशन चलती है इसमें, बस ऐसे ही रखा रहता है। तो देखो, अब ये 21% इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, हालांकि सही भी है और गलत भी है। गुरुजी क्या कह रहे हो, कभी सही कह रहे हो कभी गलत कह रहे हो, एक आंसर बताओ क्या होगा। भाई सही भी है और गलत भी है, फिर भी मैं यही बताऊंगा। देखो, अगर स्टेट बोर्ड कोई है, अगर एसएससी है, तो इसका आंसर 21% वो लोग सही बताते हैं। इसका आंसर वो लोग सही बताते हैं। अगर बैंकिंग की मैं बात करूं, बैंकिंग एग्जाम की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कैट लेवल के एग्जाम की, अगर मैं बात करूं यूपीएससी एग्जाम के लेवल की, तो इसका आंसर वो लोग बताते हैं 22.22% सही। 22.22% सही ऐसे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊं कि सवाल अब कैसे बिल्कुल सही 22.22, आप फंसो ही मत इसमें। 22.22 कैसे आया? जब भी 10% का लाभ खरीदते समय, 10% का लाभ बेचते समय हो, A+B+A/B लगाओ या रेशियो मेथड लगाओ, 21% अपना आंसर लाओ। 22.22% का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अलग। क्यों? क्योंकि भैया जब दुकानदार वाला केस आता है ना, खरीदते समय और बेचते समय, खरीदते समय और बेचते समय वाला केस जो होता है, वो सारे केस डिफरेंट हो जाते हैं। वहां से 22.22% आएगा। ठीक है, तो उस केस में 22.22 है, लेकिन इसमें अपना आंसर आप फिलहाल 21% रखो। जब आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी, जब ठीक ठाक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब मैं आपको यह बताऊंगा कि 22.22% कैसे आया क्वेश्चन। चलिए इस सवाल पर आ जाओ। फॉर्मूला मैं नहीं यूज करता हूं, अगर आप लोग चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको रेशियो मेथड बताया, आप उसे लगाइए। 10 से 11, 10 से 11, बात खत्म। बताओ इसको जल्दी से। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य में 10% कम होता, क्रय मूल्य 10% कम होता, विक्रय मूल्य 5.75 रुपया अधिक होता, तो 30% का लाभ हो जाता। ओके, 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, कि वस्तु को 12% के लाभ पर बेची गई। ऐसे सवालों में बिल्कुल ध्यान से सोचना होगा। भैया ये वो सवाल नहीं है कि इतने लाभ पर बेची गई, इतने रुपए अधिक में बेचता तो इतने का लाभ हो जाता ना। यहां पर कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो आप एक बार सवाल को पढ़िए, आराम से पढ़िए। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं शुरुआत करता हूं। आराम से एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को आराम से पढ़िए, फिर मैं सवाल की तरफ चलूंगा। पढ़ा? चलिए, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, आपको क्रय मूल्य नहीं पता, क्रय मूल्य नहीं पता, तो ऐसे सवालों में आप करो क्या, करो क्या कि 100 उसका क्रय मूल्य मान लो, 100 उसका क्रय मूल्य मान लो। तो जब वो 12% के लाभ पर बेची गई, जब वो 12% के लाभ पर बेची गई, तो 100 से कितने में बेच दी गई? 112 में। ऐसे ही होगा भाई, 100 से 112 में बेचेगी, 112 में बेचेगी जब 100 से, जब 12% का लाभ होगा। लेकिन हुआ क्या कि यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, क्रय मूल्य तो मैंने 100 माना था, और अगर ये 10% कम होगा तो क्रय मूल्य नया वाला कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता। अभी रुपया वाली बात को छोड़ दो, हम परसेंटेज से डील कर रहे हैं, तो परसेंटेज को ध्यान रखो। देखो, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, तो 100 रुपए की वस्तु 112 में बेची। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, यानी कि 100 की जगह 90 होता, 10% कम, तो 5.75 अधिक होता विक्रय मूल्य, तो उसे 30% का लाभ होता।
तो जो 30% का लाभ है वो उसे नए क्रय मूल्य पर होगा। इस 90 पर 30% का लाभ होगा। इस 90 पर 30% का लाभ होकर नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया? 30% का लाभ निकालो, इसका 30% होता है 27। तो इसमें 27 आप जोड़ दो, कितना आ गया? 117 आ गया। 117 आ गया, यानी कि नया विक्रय मूल्य कितना है? 117। पुराना विक्रय मूल्य कितना था? 112। तो कितने अधिक में उसने बेचा चीज को? 5 यूनिट अधिक में बेचा। 5 यूनिट अधिक में बेचा, और ये 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? यदि विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता, यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5.75। कितनी? 5.75। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5.75। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 5.75 बटे 5, 5 एकम 5, 1.15। एक यूनिट का मान 1.15। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जो मेरा वास्तविक क्रय मूल्य है 100 यूनिट बराबर 1.15 गुणा 100, यानी कि 115 रुपए। क्या मेरा आंसर 115 रुपए है? क्या मेरा आंसर 115 रुपए है? नहीं, ये तो मैं क्रय मूल्य निकाल कर लाया हूं। ये तो मैं क्रय मूल्य निकाल कर लाया हूं। सवाल कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। क्रय मूल्य मेरा 115 है, इसका 20% के लाभ पर बेचना है। इसको 20% के लाभ पर बेचना है, तो भैया 115 का 120% निकाल दो, यही उसका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। 120%। भाई 20% का लाभ का मतलब होता है 120% में बेचेगा चीज को। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 5 से जाएगा 23 बार, और 23 छिक्के 138, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 138 रुपया। तो यहां पर कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, ये 138 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी किसी ने भी उत्तर नहीं बताया। एक भी सिंगल स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी नहीं बताया। साफ साफ दिख तो रहा था 138 रुपया, देखो है। एक ने भी नहीं बताया ऑप्शन नंबर सी। 138 लिखे जा रहे हो, अरे भैया ऑप्शन नंबर सी बोलते, ऑप्शन नंबर सी बोलते। 138, हाँ 138 बोलो यार, 188 क्यों बोल रहे हो तुम लोग? 138 सामने दिख तो रहे तुम्हें। ऑप्शन नंबर सी किसी ने नहीं बताया। हाँ अब ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 27 कहां से आया? ये वाला 27 भैया। 90 का 30% कितना होता है? 30% का मतलब 3/10 भिन्न में, और 90 का जीरो से जीरो खत्म, 3 गुणा 9 कितना होता है? 3 गुणा 9 27 होता है। तो 90 का 30% 27 होता है। 90 का 30%। एक बार मैं जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर देता हूं, सुनना। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, तो 100 रुपए की वस्तु 112 में बेची जाएगी। 100 रुपए की वस्तु 112 में बेची जाएगी। उसने कहा यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, तो यानी कि 100 का जो क्रय मूल्य था 10% कम होने के बाद में 90 होता, वो 90 होता, तो कहता कि विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता। इसको छोड़ो, अभी परसेंटेज में बात करते हैं। तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ इस 90 पे होता उसको। इस 90 पे 30% का लाभ, इस 90 पे 30% का लाभ होकर वो 117 में बेची जाती। 90 का 30% होता है 127। तो भैया पुराना विक्रय मूल्य 112 था, नया विक्रय मूल्य 117 है। कितने ज्यादा में अधिक में बेचा? 5 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है 5.75 रुपया। 5.75 रुपया। तो 5 यूनिट का मान 5.75, एक यूनिट का मान 1.15। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? जो कि 100 यूनिट था, वो आ जाएगा 115। लेकिन उसने कहा कि इसको 20% के लाभ पर बेचना है, तो 115 का 120 बटे 100 निकाल दो, 120%, 138 आ जाएगा, और यही ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर देना है। मैं एक बार देख लूं, फिर आपको कमेंट बॉक्स के लिए उत्तर दूं, क्वेश्चन दूंगा मैं। ये व्यापारी ने एक सामान खरीदा 5% के आने पर, तो सामान 10% की कीमत कम होता। ठीक है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए देता हूं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए कितना होगा? हाँ भाई, क्या बात हो गई? सर यूपीपी का पेड बैच कब आएगा सर? नीलम जी, क्या बताएं आपको।
पेड बैच, जिस दिन आयोग की तरफ से कोई नोटिस आ गया यूपी कांस्टेबल को लेकर, हम पेड बैच निकाल देंगे, पक्का, प्रॉमिस। अभी क्या हुआ इस क्लास में, अच्छा नहीं लग रहा है आपको? चलिए, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ। अरे इतना इजी मेथड बता दूंगा, इसका इतना इजी मेथड बता दूंगा यार, जिंदगी भर याद रखोगे कि गुरुजी पता नहीं क्या पढ़ा के चले गए, समझ में कुछ आया नहीं, मतलब आ गया। देखो क्या कि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई। सर मुझे ग्रुप डी के लिए मैथ पढ़ना है, पढ़ लो भाई, मना कर रहा है? अच्छा मुझसे पढ़ना है, अच्छा हाँ इस क्लास में आप पढ़ सकते हो, ऐसे बोलो ना, सर मुझे ग्रुप डी के लिए मैथ पढ़ना है, क्या ये क्लास सफिशिएंट है? फिर मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, इससे बाहर ग्रुप डी में कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहोगे सर ये ग्रुप डी के लिए मुझे मैथ पढ़ना है, पढ़ो खूब पढ़ो, ये हमारा आर्टिकल 19 बोलता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए क्या है, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है तो 25% का जो भिन्न होता है वो कितना होता है, 1/4। 1/4 इसका भिन्न होता है, 1/4 भिन्न होता है। तो कोई वस्तु अगर 4 रुपए की है तो 1 रुपया के लाभ पर कितने पे बेची गई, 5 रुपए पर। यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 हो जाएगा। अरे परसेंटेज में मेरे भाई यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि 25% का लाभ यानी कि 1/4, और 4 की चीज को 5 में उसने बेच दिया है, 4 की चीज को 5 में उसने बेच दिया है। अब अगली लाइन में उसने क्या कहा, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दूं, भाई बिक्री मूल्य तो मेरा 5 रुपया था, अब सवाल में कह रहा है इसको डबल कर दो, यानी कि 5 की जगह 10 कर दो, फिर ये मूल्य तो अब भी 4 ही होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा भैया, लाभ कितना हो गया, अब 6 रुपया का लाभ होगा, कितने रुपए पर, 4 रुपए पर, और गुणा 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कटेगा 50 बार, और 50 तिया 150, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 150% का। कोई एक्स मानने की जरूरत आपको नहीं पड़ी भाई, एक्स से तो बचो जितना बच सकते हो, सुबह सुबह इमोशनल मत हो। एक्स यानी कि ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये वाले एक्स की मैं बात कर रहा हूं। हाँ एक्स से डर लगता है मुकुल भाई, हो गई होगी पिटाई 2-4 बात, मुझे पता है, अब मैं मानता हूं, मैं मानता हूं आपको डर लग रहा होगा, रीजन भी हम सबको पता है क्यों आपको, सर एक बच्चा कह रहा है सर मुझे एक्स से डर लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, लगता होगा, क्या कर सकते हैं भाई, आपने कुछ काम ही ऐसा किया होगा जो उधर से एक्शन का रिएक्शन आया होगा और फिर पिटाई हो गई होगी, तब से डर लगने लगा होगा। देखियो सारी क्लास इसके बारे में क्या बताऊं, चलो आगे चलो, कि 25% का लाभ यानी कि 1/4, ठीक है, 1/4, तो 4 की चीज 5 में बेच दी, उसने कहा कि बिक्री मूल्य को डबल कर दो, तो 5 की जगह 10 कर दो, 5 की जगह 10 कर दो, तो 4 रुपए की चीज 10 में बेच दी, तो 6 रुपया का लाभ, कितने पर, 4 रुपए पर, गुणा 100, 150% आ गया। इसको सवाल पे आ जाओ, बताओ इसका उत्तर जल्दी से क्या होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। ऐसे सवाल 100 मान के कर लिया करो, 100 मान के। देखो आपको रेशियो मेथड में 2 तरीके आने चाहिए, और वो आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी कि कौन से सवाल में मैं रेशियो अप्लाई करूं और 100 कौन से में अप्लाई करूं। एक तो 100 वाला मेथड, एक आपको रेशियो वाला मेथड, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस सवाल में अगर मैंने रेशियो माना तो ये चीजें पॉइंटों में जाने वाली हैं, ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा प्रैक्टिस से कि ये चीजें पॉइंटों में जाने वाले, तो पॉइंट से बचने के लिए मैं 100 ही मान लेता हूं। या फिर अगर सवाल को देखकर आपको लगा कि 100 मानने की जगह मैं अगर रेशियो से जाऊं तो इजीली हो जाएगा, तो उसकी जगह आप रेशियो मान सकते हो। ये सब प्रैक्टिस से काम आएगा। मुझे पता है कि यहां पे सवाल करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत से
लागत यानी कि क्रिय मूल्य से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो लागत अगर मैंने 100 मान ली, लागत अगर मैंने 100 मान ली, तो उसका अंकित यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा एमआरपी। अगले बात कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, यानी कि डिस्काउंट दिया गया 110 पर, कितने का? 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो 110 का 10% होता है 11 रुपया का डिस्काउंट इस पे दिया गया, तो कितने रुपए में चीज बेची गई? 99 रुपए में। भैया 110 में 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो 11 रुपए का डिस्काउंट होने के बाद 99 में बेची जाएगी, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? उसका विक्रय मूल्य हो गया 99 रुपया। सवाल ने कहा कि उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। अरे मेरे भाई 100 रुपया की चीज है, 99 रुपया में बेची जा रही है, तो उसको हानि होगी या लाभ होगा? भैया उसको तो हानि होगी 1 रुपया की, और 1 यूनिट की हानि, हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, हमेशा नीचे क्या रखते हैं? क्रिय मूल्य गुणा 100। तो कितने परसेंट की? 1% की हानि या फिर लॉस ऑफ 1%। कहां गया? ये गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो बोल रहे हैं वो गेन कह रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट मान रहे हैं। भैया 100 रुपया की चीज 99 में आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा ना, हानि होगी ना। तो 1% की हानि बोलो, प्रॉफिट क्यों कह रहे हो? इस सवाल पे आ जाओ। देखो ये बिल्कुल प्योर रेशियो मेथड से, ऐसे सवाल प्योर रेशियो मेथड से होते हैं जिन सवालों में ये लिखा हो कि ए ने बी को 10% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 20% के लाभ पर बेचा, सी ने डी को 10% की हानि पर बेचा, और फिर डी ने उसको इतने में खरीदा, तो ए ने कितने में खरीदा होगा? जब डिफरेंट मल्टीपल आपको परसेंटेज दिए हों, मल्टीपल परसेंटेज यानी कि कई सारे परसेंटेज चीजें एक के ऊपर रोल हो रही हैं। होते हैं ना कि जब स्कूल लाइफ में खेलते थे कि हमारे हाथ में एक रोल होता था, एक बॉल बनाते थे और सारे ऐसे बैठ जाते थे लेंच में, एक दूसरे को पास करते थे, एक दूसरे को पास करते थे, लास्ट में जिसके पास बचती थी धूम धड़ाका उसी के ऊपर होता था, है ना। तो ये वही सवाल है कि ए ने वस्तु खरीदी, बी को बेच दी, बी ने खरीदी, सी को बेच दी, सी ने डी को बेच दी, यानी कि ऐसे परसेंटेज रोल होता जा रहा है, ऐसे परसेंटेज रोल होता जा रहा है। सवाल ने कहा ए ने बी को 10% के लाभ पर साइकिल बेची, बी ने सी को 20% के लाभ पर साइकिल बेची, सी यदि हाँ ये सी है, से नहीं ये सी है। यदि सी 264 में साइकिल खरीदी, यदि सी ने 264 में साइकिल खरीदी, तो ए ने कितने में खरीदी होगी? तो ए ने कितने में ये साइकिल खरीदी होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, प्योर रेशियो मेथड, प्योर रेशियो मेथड से सवाल इतना आसान हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि वास्तव में इतना सवाल आसान भी हो सकता है। ये देखिए कैसे कि ए ने बी को 10% के लाभ पर एक साइकिल बेची, तो 10% का अगर मैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बनाऊं तो 1/10 होता है। तो ए बी को बेचेगा तो 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ कमाकर 11 में बेचेगा, 11 में बेचेगा। फिर कहा बी ने सी को 20% के लाभ पर बेची, और 20% का जो भिन्न होता है वो 1/5 होता है, यानी कि बी भाई साहब भी लाभ कमा रहे हैं, तो 5 की चीज को कितने में बेचेंगे? 6 रुपया में बेचेंगे। तो आप यहां पर 2 ही परसेंटेज दिए हुए हैं, तो नीचे लाइन खींच दो, इनको गुणा करो, 10 पंजे 50 और 11 छिक्के 66। जो ये 50 है ना, ये ए का जो शुरुआत का बंदा था उसका क्रिय मूल्य हो जाएगा, जो शुरुआत का बंदा था उसका क्रिय मूल्य हो जाएगा। और ये 66 है, ये अंतिम में जिसके पास वस्तु गई है, सबसे लास्ट में जिसके पास ये वस्तु गई है, ये उसका क्रिय मूल्य हो जाएगा। सबसे लास्ट में तो सी के पास गई है, तो सी का क्रिय मूल्य ये हो जाएगा, सी का क्रिय मूल्य 66 हो जाएगा। तो 66 यूनिट का मान कितना? 264 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना? 264/66 यानी कि 4 रुपया। तो 1 यूनिट का मान 4 रुपया, तो 50 यूनिट का मान कितना? 50 गुणा 4, यानी कि ए भाई साहब ने कितने रुपए में खरीदी होगी? 200 रुपए में। ए भाई साहब ने 200 रुपए में वो वस्तु खरीदी होगी। बिल्कुल करेक्ट ये उत्तर हो जाएगा। जितने आपको परसेंटेज दिए हो उनको आप भिन्न में बदल के, अगर वो कहे हानि में बेची
हमेशा लाभ नहीं होगा, किसी सवाल में वो हानि भी लिख सकता है। तो रेशियो में आप हानि बना लेना, यहां पर लॉस बना लेना, लेकिन सवाल होगा इसी तरीके से ही। आपने जितने परसेंटेज दिए उनको इस तरह लिख के नीचे लाइन खींच के ये कर दिया। जो नीचे इधर वाला आया ये ए का कॉस्ट प्राइस, ए का क्रिया मूल्य। जो इधर वाला आया ये सी का, जो सबसे लास्ट में होगा, सी का नहीं, जो सबसे लास्ट में जिसके पास वस्तु जाएगी ना, ये उसका क्रिया मूल्य होगा, ये उसका क्रिया मूल्य होगा। तो 66 का मान 264 है, 1 यूनिट का मान 4 रुपया, तो 50 का मान 50 गुणा 4 यानी कि 200 रुपया। तो ए ने कितने में खरीदी होगी? 200 रुपए में खरीदी होगी। यदि वो पूछे बी ने कितने रुपए में खरीदी है, बी ने कितने में खरीदी है, तो ए का 200 रुपया तो आपके पास आ गया। तो ए का 200 रुपया निकालकर ए ने 10% के, बी ने 10% के लाभ, सॉरी ए ने बी को 10% के लाभ पर बेची। तो भैया ए ने कितने में बेची होगी? 10% लाभ निकाल लो, 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 11 दूनी 22, यानी कि उसने कितने में बेची होगी? ये बेची होगी 220। तो ये बी का क्रिया मूल्य आ गया। बी का क्रिया मूल्य कितना आ गया? बी का क्रिया मूल्य आ गया 220 रुपया। ए का निकाला आपने, बी का भी बड़े आराम से फिर निकाल लिया, सबका आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, इस सवाल में भी आपको सेम यही चीज बताऊंगा मैं, सेम यही चीज आपको बताऊंगा, यही रेशियो मेथड, यही रेशियो मेथड हम लोग इसी सवाल में पढ़ेंगे। लेकिन आप ट्राई करो, आप ट्राई करो यही रेशियो मेथड, ठीक है आदर्श भाई? इसमें समझ में आएगा फिर आपको। देखिए, करो जल्दी से, कि एक व्यक्ति ने 10% की हानि पर एक सामान को या फिर एक का अपने मित्र को बेच दी, एक कार अपने मित्र को बेच दी 10% की हानि पर। यदि उसके मित्र ने उस कार को 54,000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाया, तो ए ने तो बी को बेचा, बी ने भी आगे बेच दिया, बी ने भी आगे बेच दिया उस वस्तु को, तो 2% बनेंगे। दोनों को भिन्न में बदलो और जैसे मैंने पिछला सवाल कराया सेम करिए, कि पहला उसने 10% की हानि पर बेची, एक व्यक्ति ने 10% की हानि पर बेची, तो 10 की चीज को कितने में बेचा? 9 रुपए में। अब मैं हर सवाल में आपको बच्चों की तरह ये नहीं लिखूंगा कि 10% को भिन्न में बदल के 1/10 लिखते हैं। भाई साहब, आप अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे। अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा मॉडर्नाइज, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हर सवाल में मैं ये नहीं लिखूंगा कि 20% बराबर 1/5 होता है ना, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं डायरेक्ट जहां भी मुझे 10% दिखेगा मैं 10 से 9 या 10 से 11 करूंगा। अगर लाभ दिया होगा तो 10 से 11 करूंगा, हानि दी होगी तो 10 से 9 करूंगा, ठीक है? तो ऐसे मैं अब नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है? तो यहां पर 10% की हानि का मतलब 10 की चीज को 9 में बेचा, 10 की चीज को 9 में उसने बेचा। फिर कह रहा है कि उसके मित्र ने उस कार को 54,000 में बेचकर 20% का लाभ कमाया। यहां पर देखिए, दूसरा परसेंट में उसको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट 20% का, तो 5 की चीज को 6 रुपए में बेचेगा। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 की चीज को 6 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। तो इधर गुणा कर दो, 10 पंजे 50, इधर गुणा कर दो 9 छिक्के 54। ये तो ए का क्रिय मूल्य हो जाएगा। ये जिसने सबसे लास्ट में खरीदा, जिसने सबसे लास्ट में खरीदा, तो यहां पर सबसे लास्ट में 54,000 रुपए में खरीदा गया है, जिसने भी खरीदा है। तो 54 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 54,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 54,000/54 यानी कि 1,000 रुपया। तो ए ने कितने में खरीदा होगा? 50 गुणा 1,000। तो ए ने कितने में खरीदा होगा? 50,000 रुपया में। क्या पूछ रहा है? वास्तविक क्रिया मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा, सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। आपको मैंने चैलेंज दिया, इसका उत्तर बताइए। मैं बता रहा हूं इतना इजी क्वेश्चन, और फिर मैंने आपको बताया कि 2 तरीके होते हैं रेशियो मेथड में, एक 100 वाला और एक रेशियो वाला। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका किस सवाल में बेस्ट होगा। ये आपकी प्रैक्टिस काम करेगी, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको तरीके बताता तो हूं कि जहां पे लगे आपको ये चीज पॉइंटों में जा रही है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तुरंत 100 पे कूद के आ जाओ, तुरंत आप 100 पे कूद के आ जाओ। जैसे यहां पर दिखा 19%, 17%। अब मैंने आपको बताया कि जैसे आप इसको रेशियो में बदलोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, है ना? रेशियो में बदलने के बाद भी 117, 119,
या फिर घटाओगे, तो आप तुरंत 100 पे कूद कर आ जाओ, तुरंत आप 100 वाले मेथड पे कूद कर आ जाओ। सवाल में क्या है कि ए ने बी को 4860 में 19% की हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेची। 5 से 6 कहां से आ रहा है, अरे भगवान, उठा ले। देख लो भैया, 20% का मतलब कितना होता है, देखो सेकंड लाइन में 20% का लाभ, 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 किसी परसेंट को हटाते हैं, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 20% को मैं भिन्न में लिखता हूं 1/5। अगर उसने 20% का लाभ कमाया तो वो 5 की चीज पे 1 रुपया का लाभ कमाएगा, तो 5 की चीज को कितने में बेचेगा, 6 रुपया में ही तो बेचेगा। तो 5 से 6 ये आ गया, ठीक है, 5 से 6 ये आ गया। अब ठीक है, चलिए इस सवाल पे आएंगे। सवाल में क्या है कि ए ने बी को 4860 में 19% की हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। तो आप क्या करो कि उसका क्रिय मूल्य 100 मान लो, उस टेप रिकॉर्डर का क्रिय मूल्य 100 मान लो। तो जब वो 19% की हानि पर बी को बेचेगा तो कितने में बेचेगा, इसके 19 कम में, यानी कि 81 रुपया में बेचेगा, 81 यूनिट में बेचेगा भाई। जब वो उसको 19% की हानि पर बेचेगा, भाई 100 का कितना भी परसेंट निकालो उतना ही होता है। आपने उसका क्रिय मूल्य 100 यूनिट मान लिया, तो अगर वो 19% की हानि पर उसे बेचता है तो उसको 19 कम में बेचेगा, यानी कि 81 यूनिट में बेचेगा। अगली लाइन पे देखो, अगली लाइन पे देखो कि उसने कहा बी सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचता है जिससे ए को 17% का लाभ हो। बी ने सी को, ए ने तो बी को बेच दिया, लेकिन बी अब सी को बेचेगा, और किस कीमत पर बेचेगा कि जिससे ए को 17% का लाभ हो, यानी कि अब जो बी सी को बेच रहा है ना, वो 100 यूनिट पे लाभ कमा के बेचेगा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि बी ने सी को टेप रिकॉर्डर बेचा। भाई देखो, ए ने तो बी को बेच दिया हानि पर, 100 की चीज को 81 में बेच दिया 19%, लेकिन बी जब सी को बेचेगा ना, तो बी सोचेगा कि जो ए का मूल्य था ना 100 रुपया, उस पे 17% का लाभ होना चाहिए, इतने ज्यादा में मैं बेचूंगा, इतने ज्यादा में मैं बेचूंगा। तो उसने कितने में बेचा होगा, 100 रुपया तो ए का था, उस पे 17% का लाभ कमाकर कितने में बेचेगा, 117 में बेचेगा बी। बी कितने में बेचेगा, 117 में बेचेगा, क्योंकि उसने कहा कि बी सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचेगा जिससे ए को 17% का लाभ हो। तो बी ने उस कीमत पर बेचा 117 में कि ए को 17% का लाभ हो गया, ए को 17% का लाभ हो गया है ना, इस कीमत पर। अब सवाल कह रहा है कि बी का प्रतिशत लाभ कितना है। भैया बी ने 81 रुपए में चीज खरीदी थी, 117 में बेची, तो कितने का लाभ हो गया उसको, कितने का लाभ हो गया उसको, ये हो गया 36 रुपए का, 36 यूनिट का हो गया ना, 36 यूनिट का लाभ हो गया, और कितने पर, 81 रुपया पर। 36/81 गुणा 100, तो 9 चौके 36, 9 नाम 81, तो 4 गुणा 100, 400/9, 400/9 कितना होगा, 44 सही, 4/9%। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर सी 44 सही, 4/9% बिल्कुल सही है। चलिए देखो ये क्वेश्चन अब आ जाते हैं, अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। उसने कहा आप दुकानदार के पास जाओ, भाई होता है ना कि आप चीजें खरीदने जाते हो कि भाई साहब इतने रुपए की लगा लो, तो दुकानदार का एक डायलॉग बड़ा फेमस है, दुकानदार का एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि भाई साहब इतने की तो मुझे भी नहीं पड़ रही है, इतने की तो मुझे भी नहीं पड़ रही है। जैसे होता है ना कि आप मार्केट गए, आपको वो चीज 150 रुपए की मिली, आप उसको तोड़ते तोड़ते बार्गेनिंग करते करते आप उसको 100 में ले आए। अब दुकानदार कह लगा भाई साहब ये तो मुझे ही 110 की पड़ रही है, ये तो मुझे ही 110 की पड़ रही है, मैं 100 में कैसे दे दूं। लेकिन आप पढ़ गए कि 100 की ही मुझे चाहिए, आप चल दिए दुकान से, तो दुकानदार लास्ट में बुला के आपको 100 रुपए की दे देगा। आप सोचोगे अरे वाह, इसने तो मुझसे शुरू में कहा था कि इसको 110 की पड़ रही है, 100 में दे दी। रिश्तेदार नहीं है वो, कम में लेकर आया होगा वो 100 से, बेवकूफ नहीं है। ऐसे तो दुकानदार बनाते हैं कि मुझे 110 की पड़ रही है ना, 70-80 की लेकर आया होगा वो। अपना नुकसान दुकानदार कभी नहीं झेलता, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, फुप्पा नहीं है हमारा वो कि हमको 110 की चीज खुद की पड़ रही है और बार्गेनिंग करके हमको 100 में दे देगा वो ना।
लेकिन वो कहता है कि मैं अब इस सब सेम सवाल है, सवाल में कहा एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाहर का इस्तेमाल करता है। 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम यूज करता है। भैया क्रय मूल्य पर ले जा, जो मैं मूल्य पर खरीद कर लाया था ले जा, लेकिन बाट में कमी कर देगा, है ना। जो जो हमारा बट्टा होता है, जो बाट होता है, जो वेट होता है, उसमें कमी कर देगा कि 1 केजी का जो बट्टा है उसकी जगह 900 ग्राम बट्टा का इस्तेमाल करेगा, तो 100 ग्राम उसमें कमा लेगा वजन में, क्रय मूल्य पर ले जा, लेकिन 100 ग्राम उसमें कमा लेगा। यानी कि 1000 ग्राम देने की जगह, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम देने की जगह कितना देगा, वो देगा केवल और केवल 900 ग्राम। कितना देगा, केवल और केवल 900 ग्राम। अब फायदा कितने का कर लिया उसने, 100 रुपया, 100 ग्राम का फायदा कर लिया। अगर मैं प्रतिशत लाभ निकालना चाहूं तो लाभ कितने का हुआ, 100 ग्राम का। नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे हमेशा ऐसे सवालों में कि इतने ग्राम की जगह उतना ग्राम कर लिया, नीचे हमेशा वो आएगा जो दुकानदार की जेब से गया, जो दुकानदार की जेब से गया उतना आएगा नीचे। दुकानदार की जेब से क्या 1000 ग्राम गया, नहीं। दुकानदार की जेब से क्या 900 ग्राम गया, हां 100 ग्राम का फायदा उठाया, कितने पर, जो उसकी जेब से गया 900 ग्राम पर, जो उसकी जेब से गया 900 ग्राम पर 100 ग्राम का फायदा उठाया और गुणा 100, तो 0 से 0 खत्म, 1/9 गुणा 100 होता है 11 सही 1/9%। परसेंटेज की क्लास में शुरुआत में यह सब याद करवाया था, पहली ही क्लास में यह सब याद करवाया था कि कुछ परसेंट डायरेक्ट आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एक बार वो लोग मुझे थम्स अप कर देंगे जिनके सारे परसेंटेज मैंने मेरे कहने पर, जिसने सब कुछ याद किया और सब कुछ फिंगर टिप्स पे है, जितने मैंने लिखवाए थे। एक बार मैं चाहता हूं कि शायद कोई ऐसा हो जो मेरी बात मानता हो, जिसने ये सब मेरे कहने पर सब कुछ याद किए हो, और अब उसको 1/9 देखते ही सीधा 11 से 1/9 लगाया होगा उसने। अरे इतने सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जो मैं कह रहा हूं करते जाओ भाई, मैथ ऐसा हो जाएगा कि एक दिन आप मेरे पास कॉल करके कहोगे कि गुरुजी कोई वैकेंसी हो मैथ टीचर की तो बताओ, हम भी आना चाहते हैं। ये दिन आएगा 100%, देखो ऐसे हो जाओगे मैथ में, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया उत्तर, 11 सही 1/9% का बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वही सवाल है, वही सवाल है, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे और मुझे उत्तर बताएंगे कि भैया जितने का फायदा हुआ नीचे हमेशा उसको रखते हैं जो उसकी जेब से गया, जो उसका क्रय मूल्य था जो उसके जेब से गया, नीचे हमेशा उसको रखेंगे। तो बताएंगे जल्दी से उसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। क्या है कि एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है कि भाई साहब मैं तो लागत पर बेच रहा हूं, लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही तोलता है। तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के बदले कितना तोलेगा, 850 ग्राम ही तोलेगा। तो कितने का फायदा ले गया, 150 ग्राम का फायदा ले गया। 150 ग्राम का फायदा कितने पर, जो उसकी जेब से गया। क्या 1000 ग्राम दिया उसने, नहीं, उसने तो 850 ग्राम दिया, तो 850 मैं नीचे रखूंगा और गुणा 100, 5 तिया 15 और 17 पंजे 85, तो यहां पर कितना आ जाएगा 300/17। तो कितना आ गया, 17 एकम 17, 13 17 सत्ते 119, 11/17%। 17 सही 11/17% कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, इस सवाल के पास आ जाओ। 17 सवाल है भाई, टोटल 17 सवाल है। 10-5 मिनट लेट भी हो जाए तो परेशान मत होना, हम 17 सवाल कंप्लीट करके ही क्लास खत्म करेंगे। एक व्यक्ति 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है, 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी की 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% के लाभ पर बेचता है। प्रत्येक बकरी को उसने कीमत पर बेची हो, प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर, प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा है, प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा है। तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करो। ऐसा जबरदस्त मेथड बता दूंगा इसका, बहुत बेहतरीन वाला।
देखो सवाल को फिर से आराम से पढ़ो, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल एक एक लाइन को आराम से पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा कहां पे आपको की पॉइंट पकड़ने हैं सवाल के। पढ़ो आराम से। अरे कौन सा जो खुर्राटे मार रहा। चलो, एक व्यक्ति 1008 में दो बकरियां खरीदी, यानी कि दोनों बकरियों का मूल्य दे दिया 1008 रुपया। फिर उसने कहा कि वह एक बकरी को 20% की हानि पर और दूसरी बकरी को 44% के लाभ पर बेचता है। अब मुझे नहीं पता कि पहली बकरी को कितने पर बेचा, दूसरी को कितने पे बेचा, लेकिन उसने कहा दोनों को अगर मिलाएं तो भैया मैंने मान लिया पहली बकरी ए है और दूसरी बकरी बी है। ये दो बकरी है उसके पास, दोनों का क्रिय मूल्य कितना है? दोनों का क्रिय मूल्य है 1008 रुपया। हाँ जी, आज क्लास नहीं थी, लेकिन अब हर सैटरडे क्लास होगी। कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है ना आज क्लास है, चलो कोई बात नहीं। उसने कहा दोनों का क्रिय मूल्य 1008 रुपया है। उसने कहा पहली बकरी को 20% की हानि पर बेचता है, तो पहली बकरी को कितने पे बेचेगा? 80% पे। 80% पे बेचेगा 20% की हानि पर। मैं विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं भैया, मैं विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं। पहली बकरी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80% ऑफ ए, यानी कि ए का 80%। ये मैंने क्रिय मूल्य मान लिया कि बकरियों का क्रिय मूल्य ए और बी है। बकरियों का जो क्रिय मूल्य जितने पे वो खरीद कर लेकर आया वो ए और बी है। तो पहली बकरी को अगर 20% की हानि पर बेचेगा तो 80% में बेचेगा, तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया इसका। उसने कहा दूसरी बकरी को 144 के लाभ पर बेचेगा, तो दूसरी का लाभ, दूसरी को कितने पे बेचेगा? 144% ऑफ बी पे, यानी कि 144% ज्यादा पे बेचेगा, लाभ कमाएगा। और दोनों को अगली लाइन में उसने कह दिया कि दोनों बकरियों को समान कीमत पर बेचा, यानी कि दोनों बकरियों का जो विक्रय मूल्य है, दोनों बकरियों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। तो 80% ऑफ ए बराबर 144% ऑफ बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बकरी को तो उसने 20% लाभ पर बेचेगा तो 80% में बेचेगा, दूसरी बकरी को 44% के लाभ पर बेचेगा तो 144% बी पे बेचेगा। ये दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, क्योंकि सवाल ने कहा है ऐसा। तो यहां से ए और बी का अनुपात निकाल लो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ये कितना होगा? 8 कितना होगा? 16 पंजे 80 और 16 निम्मा 144, तो 5A बराबर 9B। तो यहां से ए और बी का अनुपात आप निकाल सकते हो। ए और बी का अनुपात, ए का कितना हो जाएगा? 9, बी का कितना हो जाएगा? 5। भैया यानी कि क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया आपके पास, क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया, और दोनों का क्रिय मूल्य जोड़कर 1008 भी दिया हुआ है। तो 9 और 5 14 रेशियो का मान किसके बराबर हो जाएगा? 14 रेशियो का मान हो जाएगा 1008 के बराबर। एक रेशियो का मान 64 98, 14 दूनी 28, एक रेशियो का मान 72 रुपए। तो सवाल ने कहा कि हानि पर बेची गई बकरी, हानि पर तो ये बेची गई थी ए वाली बकरी, तो 9 रेशियो का मान कितना? 72 गुणा 9, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, यानी कि हानि पर बेची गई बकरी कितने में बेची गई होगी? 648 में। कितने में? 648 में। तो आपको कुछ भी नहीं करना था कि एक बकरी को 20% की हानि पर बेचा गया तो 80% में बेचा गया, एक बकरी को 44% के लाभ पर बेचा गया तो 144% में बेचा गया, दोनों को कर दिया बराबर। सवाल ने कहा कि दोनों को समान कीमत पर बेचा है। समान कीमत पर बेचने का मतलब कि उनका विक्रय मूल्य बराबर है, तो यह विक्रय मूल्य मैंने बराबर कर दिया। यहां से ए और बी का अनुपात निकाला 9 और 5। ये 9 और 5 जो होगा इनके क्रिय मूल्य का अनुपात होगा, क्योंकि ए और बी को शुरुआत में मैं क्रिय मूल्य मानकर चला था। दोनों को जोड़कर कर देंगे 1008 के बराबर, क्योंकि वो टोटल दोनों बकरियों का क्रिय मूल्य 1008 है। तो एक का मान 72, तो हानि पर बेचने वाली बकरी तो जो 20% की हानि पर बेची गई थी ए वाली थी, तो ए का मान कितना? 648। अगले सवाल पर चलेंगे। देखो ये कुछ नए सवाल आ गए, कुछ नए सवाल आ गए, और इन सवालों का ऐसा धुआंधार तरीका बता दूंगा, बहुत जबरदस्त वाला धुआंधार तरीका सुनना। ऐसा सवाल जब भी आपके पास आए कि वस्तु को इतने के 10 वस्तुओं का क्या कह रहा है?
कि 11 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी तथा 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया। 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 में 10 बेच दी। ऐसा सवाल आएगा ना, प्रतिशत लाभ बताओ। तो अक्सर हम क्या करते हैं, इनके दो तरीके होते हैं। एक तो एक्स मान के होता है, उससे आप सबको डर लगता है एक्स से। तो दूसरा तरीका होता है कि वस्तुओं को बराबर करना। नहीं, जो लोग नए हैं भूल जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, उनके लिए जो मैं अब बोलने वाला हूं वो ध्यान रखना है। जो नए वाले बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है ये तरीका, सुनना कि ऐसा सवाल जब भी आपके पास आए कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी गई, तो क्या होगा? तो क्या होगा, दिमाग लगाओ इसमें, फिर मैं आपको बताता हूं कि जबरदस्त तरीका। अगले सवाल को आप खुद सेकंडों में कर दोगे। देखो, यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, एक तरफ वस्तुएं लिख दो और एक तरफ मूल्य लिख दो। एक तरफ वस्तुएं लिख दो, एक तरफ मूल्य लिख दो। 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, वस्तुएं कितनी है? 11 हैं, तो वस्तु के नीचे 11 लिख दो। कितने रुपए में? 10 रुपए में, तो मूल्य के नीचे 10 लिख दो। अगली लाइन में क्या कह रहा है कि 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी, तो वस्तुएं इस बार कितनी है? 10, यहां पर लिख दो। रुपया कितना है? 11, यहां पर लिख दो। बस 2 बार यही करना है। फिर क्या करना है, जो नीचे का 10 है इसकी गुणा क्रॉस में यहां पर कर दो। इसकी गुणा क्रॉस में यहां पर कर दो, तो कितना होगा? 10 धाम 100, और बचे हुए की गुणा यहां पर कर दो, कितना होगा? ये हो जाएगा 121। यानी कि कोई चीज 100 रुपए में खरीदकर 121 में बेची, 100 रुपए में खरीदकर 121 में बेची, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 21 रुपए का लाभ। और कितने पर? 100 रुपए पर, और गुणा 100, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया मेरे भाई? 21% हो गया। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना, एक तरफ वस्तु लिख लेनी है, एक तरफ मूल्य लिख लेना है। तो यहां पर 10 की गुणा 10 में करेंगे 100, बचे हुए की गुणा 11 गुणा 11 121, तो 100 रुपए की चीज 121 में बेची गई, तो 21 ज्यादा में, और कितने पर? 100 गुणा 100, यानी कि 21%। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये आपको मैंने कमेंट बॉक्स के लिए दिया। एक क्वेश्चन तो पहला था वो, एक ये 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए है, आपको उत्तर बताना है मुझे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा है तो सेम क्वेश्चन लेकिन कुछ भी नहीं है, है तो सेम क्वेश्चन लेकिन कुछ भी इसमें नहीं है। क्या होगा देखेंगे कि 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए। 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचे गए। 48 रुपए दर्जन। भाई एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 10 होती हैं, होती है ना। एक दर्जन में 10 वस्तुएं होती हैं। अगर मैं कहूं आप मार्केट जाइए, एक दर्जन केले लेकर आइए, आप 10 केले तो लेकर आओगे, तो फिर आपकी पिटाई होगी कि 2 केले कहां खा गया। लेकिन आप तो महान हैं, 12, देखा ना, 12 हो गए। बहुत महान काम कर दिया 12 बता के। तो सवाल बताओ तभी तो उत्तर बताओगे। 12 हो गए, मतलब दर्जन पे ध्यान गया, सवाल पे भूल गए। गुरुजी सवाल क्या बता रहे हैं वो भूल गए, पर दर्जन का पता है मुझे, तो 12 बहुत बड़ा तीर मार दिया। अरे ये सवाल का उत्तर बताओ। चलो सबको पता है कि दर्जन में 12 केले होते हैं। यहां पर चलो कि 350 रुपए में 100 संतरे। एक तरफ वस्तुएं लिखो, एक तरफ वस्तु लिखो, एक तरफ लिखो मूल्य, एक तरफ लिखो मूल्य। सवाल कह रहा है कि 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे, तो 100 संतरे यहां पर लिखो, 350 यहां पर लिखो। आगे क्या कहता है? तथा 48 रुपए दर्जन की दर से बेचे गए। दर्जन यानी कि 12 वस्तुएं, तो वस्तु के नीचे 12 लिखोगे, और कितने रुपए में? 48 रुपए में यहां पर लिखोगे। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, चीजें क्रॉस में ले जानी है बस। 12 की गुणा इसमें करो, कितना होगा? 12 0 0, 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 तिया 36 और 6 42। इसमें करो 4800, ये आ गया। कोई चीज 4200 में खरीदकर 4800 में बेच दी गई, तो कितने ज्यादा में बेची है? 600 ज्यादा में। और कितने पर? 4200 पर, गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 सत्ते 42। 1/7 डायरेक्ट याद करवाया था, 14 सही 2/7% का प्रॉफिट होगा। क्यों? 4200 की चीज 4800 में बेची जा रही है, ज्यादा में बेची जा रही है, तो 14 सही 2/7 का प्रॉफिट होगा। 14 सही 2/7 का
प्रॉफिट होगा। सर मेरी मम्मी गुस्सा गई है कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। 12 होती हैं। हाँ 12 होती हैं, पता चल गया मुझे भी। चलो, गुस्सा आ गई मतलब क्या होता है? गुस्सा हो गई, गुस्सा आ गई क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर होगा। 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है भाई, कि 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से खरीदी गई। इतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से खरीदी गई। ओके, सभी चॉकलेट को 1 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेचा गया। ये सवाल वो नहीं है जो अभी करके आए हो, अलग है। यहां पर आपको वस्तुएं बराबर करनी होंगी, यहां पर आपको वस्तुएं बराबर करनी होंगी। क्या कि 10 रुपए में 11 चॉकलेट खरीदी गई, तो 11 चॉकलेट कितने रुपए में? 11 चॉकलेट 10 रुपए में खरीदी गई। और कह रहा है इतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 के रेट से, यानी कि 9 चॉकलेट 10 रुपए के रेट में खरीदी गई। अगर उसने एक वर्ड जोड़ दिया, इतनी ही चॉकलेट, इतनी ही चॉकलेट, यानी कि 11 और 9 को बराबर करना होगा आपको, इन दोनों की संख्या बराबर करनी होंगी। तो 11 को तो 9 से गुणा कर दो और 9 को 11 से गुणा कर दो। अगर मैंने इसको 9 से गुणा किया तो इसको भी 9 से करना होगा, इसको 11 से किया तो इसको भी 11 से करना होगा। तो कितना आ गया? 99 चॉकलेट ये आ गया और 99 चॉकलेट ये आ गया। चॉकलेट की संख्या बराबर करनी थी मुझे। यहां पे कितना हो गया? 10 नाम 90 और कितना हो गया? 11 धाम 110। तो भैया यहां पर 9 और 9 18, 9 9 18 119, 198 टोटल चॉकलेट है। और कितने रुपए की आई है? ये आई है 200 रुपए की। 198 चॉकलेट कितने रुपए की? 200 रुपए की। अब उसने कहा और 1 रुपए में 1 चॉकलेट की दर से बेच दी। 1 रुपए में 1 चॉकलेट की दर से उसने बेच दिया, यानी कि 1 चॉकलेट 1 रुपया में बेची। तो यहां पर इनको और इसको बराबर करो। अगर 198 चॉकलेट 200 रुपए में खरीदी है तो 198 चॉकलेट कितने में बेची होंगी? 198 की गुणा यहां भी कर दो और 198 की गुणा यहां भी कर दो। तो 198 चॉकलेट अगर उसने 200 रुपए में खरीदी तो 198 चॉकलेट 200 चीज खरीदी गई, 198 में बेची गई, तो 2 रुपया का नुकसान हो गया। 2 रुपया का नुकसान हो गया कितने पर? 200 रुपया पर, और गुणा 100। तो कितने परसेंट का लॉस? 1% का लॉस। कितने परसेंट का? 1% का उसको लॉस हो गया। 1% का उसको लॉस हो गया। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। इस सवाल में आपको केवल और केवल एक काम करना था कि आपको सबसे पहले 11 की चॉकलेट 10 रुपए की खरीदी, 9 चॉकलेट 10 रुपए की खरीदी, उसने आपको करने को कहा उतनी ही चॉकलेट। तो आपको पहले चॉकलेट की संख्या बराबर करनी है। तो इसमें 9 की गुणा करी और इसमें 11 की गुणा करी, तो कितनी चॉकलेट आ गई? ये आ गई भैया 99, ये भी 99 हो गई, ये 90 और ये 110। तो दोनों को जोड़ा तो 198 चॉकलेट। रुपया कितने गए? 200 रुपया। तो 198 चॉकलेट 200 रुपए की खरीदी, तो 1 रुपया प्रति चॉकलेट के हिसाब से बेची, जो कि सवाल कह रहा है। तो मैंने फिर भी चॉकलेट की संख्या बराबर करी, तो 198 की गुणा इसमें करी तो यहां भी करी, तो 2 रुपया का लॉस हुआ। कितने पर? 200 रुपया पर गुणा 100, तो 1% का लॉस हो गया। तो ये सवाल खत्म। अब मैंने आपको 2 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए थे, कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर देना है और एक बार क्लास को 1500 के पास ले जाना जरूर लाइक में, ठीक है। और मिलते हैं मंडे को। अब हर सैटरडे आपकी क्लास होगी, हालांकि अब मंडे टू फ्राइडे होती थी अब तक, लेकिन अब हर सैटरडे आपकी क्लास हुआ करेगी। मंडे टू सैटरडे आप क्लास चलेगी। एग्जाम जीडी के सभी के होते जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली के 10 तारीख तक नोटिस आ जाएगा यूपी कांस्टेबल का कुछ ना कुछ। तो सभी लोग जुड़े रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे किसी ना किसी बुक से। किसी प्रीवियस ईयर बुक उठा लो एसएससी की, सफिशिएंट है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।